दिल भी रोएगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। पहचान से मिला उसके बाद से 4 अगस्त 1967 में पूर्व जो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जो थी, उनके द्वारा क्या किया गया था, पानी छोड़ा गया था। इंदिरा गांधी किनके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, पानी छोड़ा गया था। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोबूम्स में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेक्टर 10 डीआरडीओ सेक्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 क्वेश्चन जीके का देखा था। आज हम लोग 53 के बाद से 54 से हम लोग आगे कवर करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल्स को बायोबूम्स सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा पल नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारे वीडियो को आप आसानी पूर्वक से देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक्स और आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि 54 क्वेश्चन जो है कि पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग होता है। ठीक है, केरल का, महाराष्ट्र का, पांडुचेरी का या तमिलनाडु का। तो इसमें तो डायरेक्ट बात है कि टिक लग गया है, तो बट इसका मैं बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि पांडुचेरी का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में कहाँ प्राचीन चट्टान पाई जाती है, यानी कि प्राचीनतम जो चट्टानें होती है हमारे वो कहाँ पाई जाती है, तो अरावली में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्राचीनतम क्या है, ये हमारे एक प्राचीनतम चट्टानों में पाए जाने वाले हैं जो अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहता है, यानी भारत में जो मरुस्थल होता है जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। इसलिए ये हमारा कहाँ किस स्थान में पाया जाता है, जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है। मानसून प्रस्फोट का मतलब होता है, यानी कि इसमें बिजली का कड़कना, वर्षा का होना, ये तीव्र गतियों से होने वाला ही क्या कहलाता है, आपका मानसून प्रस्फोट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। हमने इसका पहले एक और टिक बताया था कि जो सबसे बड़ा दिखाई दे आपको लिखावट में, वो समझिए कि उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में उगाई जाने वाले अधिकतर कॉफ़ी की किस्में पाई जाती है, यानी कि भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो अधिकतर किस प्रकार की किस किस्म के कॉफ़ी को उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि अरेबिका जो किस्म की कॉफ़ी होती है उसको भारत में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करें। जो सूची 1 और सूची 2 में दिया गया इसको हम लोग चयन करेंगे, तो आप इसका देख सकते हैं कि आसानी से तो हमने इसका आंसर कर दिया है इसका, इसलिए इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको ये हम बता देते हैं, जहाँ से हम लोग नहीं कलर किए होंगे वो आसानी से देखेंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट। क्योंकि कोयम्बटूर में जो होता है, कोयम्बटूर में सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है, और राउल किला में क्या किया जाता है, राउल किला में जो किया जाता है लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है, और कपूरथला में हमारा रेल इंजन का डिब्बा बनता है, और बरौनी में क्या होता है, तेल शोधक कारखाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है कि दचिगामा अभ्यारण्य की स्थित है। दचिगामा जो अभ्यारण्य स्थित है वह कहाँ पे स्थित है, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो आप बताइए, ये एक हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पाया जाने वाला राष्ट्रीय पार्क है, जो राष्ट्रीय पार्क जो होता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका सबसे पहला नाम क्या है, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 61 से हम लोग इधर कवर करते हैं। कह रहा है कि सड़कों की कुल लंबाई का सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में किस प्रांत में है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो सड़क का जो लंबाई होता है वो किस राज्य में है, तो हमारे महाराष्ट्र प्रांत में पाई जाती है। ये बता दें कि इसकी जो महाराष्ट्र में कुल इसकी सड़क की जो लंबाई है वो कितना है, कुल जो लंबाई है 17 लाख
17,757 किलोमीटर तक इसकी क्या है, कुल दूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 17,757 किलोमीटर है। और यही बता दें कि पूरे मतलब भारत राष्ट्रीय में, पूरे भारत राष्ट्रीय राजमार्ग में, पूरे भारत राष्ट्र में, ठीक है, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग में हम बता दें इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 132,500 किलोमीटर। तो इसको हम लोग कहेंगे 1,32,500 किलोमीटर तक इसकी कुल लंबाई है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार। और हमारा महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में भी हमने बताया 17,757 वर्ग किलोमीटर्स, यह हमारे सड़क की कुल लंबाई से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा होता है, तो सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, लक्षद्वीप है, रामेश्वरम है, गेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट है। तो जो सुदूर इसका है, सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है वो कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाने वाला है, जो कि यह एक क्या होता है, अंडमान निकोबार, ये कहा जाता है, इसको क्या कहता है, अंडमान और निकोबार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। स्वीडन को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। तो हजारों भूमि मतलब हजारों जो झीलों की भूमि होती है वो कौन सी है, हमारे फिनलैंड है। तो बता दें कि फिनलैंड में टोटल झील कितने हैं, 87,000 से भी अधिक हैं। ठीक है दोस्तों, 87,000 से क्या है, अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य पर बनाया गया है। कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश, गोदावरी महाराष्ट्र, कृष्णा कर्नाटक और गोदावरी गुजरात। तो बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। बट मैं इसके बारे में और बता दूं कि आपको कि जो कृष्ण नदी का जो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, वो कृष्ण नदी हमारे इसका निर्माण कब, यानी कि इसका बनाना शुरू कब हुआ और इसका स्थापना कब हुई, तो हम बता दें कि यानी कि नागार्जुन ठीक है, नागार्जुन बांध की स्थापना 1966 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1966 में हुआ था। ठीक है, ये तो आपका एक हो गया। उसके बाद से 4 अगस्त 1967 में पूर्व जो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जो थी, उनके द्वारा यह क्या किया गया था, पानी छोड़ा गया था। इंदिरा गांधी किनके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, पानी छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी के द्वारा, यानी पूर्व प्रधानमंत्री जो थी है हमारे, तो 4 अगस्त 1967 को इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया, ये कृष्ण नदी जो नागार्जुन का जो स्थापना के बाद से कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, यह 4 अगस्त 1967 में उन्होंने क्या किया, पानी को छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, और बता दें इसमें कि इस बांध की जो परिकल्पना की गई थी, ये 1903 में ब्रिटिश सरकार, 1903 में ब्रिटिश माने राज्य में, ब्रिटिश सरकार में, ठीक है, के समय में क्या किया गया था, बनाया गया था। माने उस समय यह शुरू किया गया था, परिकल्पना इसका किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 1930 में ब्रिटिश काल के समय में किया गया था। और बता दें इसमें कि हम कि 20 दिसंबर 1955 में बांध का नेव डाला गया था। बांध का क्या किया गया था, नेव डाला गया था। ठीक है दोस्तों, नेव डाला गया था। और यह किसके द्वारा डाला गया था, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये डाला गया नींव है। कब डाला गया था? तो 20 दिसंबर 1975 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नींव डाला गया था। और बता दें कि इसकी कुल लंबाई, किसकी कुल लंबाई? तो हमारे नागार्जुन बांध जो है, नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्ण नदी, तो इसकी लंबाई हम बता दें तो लंबाई है 1550 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और इसकी कुल ऊंचाई है 407 फीट है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे कुल एक नागार्जुन सागर बांध की कुल डिटेल्स था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस प्रदेश में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है? बिहार में, ठीक है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर बता दें कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या कहता है, काली मिट्टी का मतलब प्रयोग किए जाने वाला, यानी कि काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा, ठीक है, वहीं पर खेती होती है, सबसे ज़्यादा खेती होती है महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग बढ़ते हैं कि भूवैज्ञानिक की दृष्टि से भारत के सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? विंध्या है, सतपुड़ा है, हिमालय है या अरावली है? तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे प्राचीनतम जो होती है पुरानी पर्वतमाला जो है वो कौन है? मेरा अरावली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? तो समुद्र में कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो हमारा यमुना जो नदी है वो नहीं मिलती है, तो यमुना बी इज़ द करेक्ट, ठीक है दोस्तों, यानी कि यमुना नदी क्या होती है? नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून निवर्तन से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? यानी कि मानसून जो होती है वो सबसे कहाँ पे अधिकतम होती है? मुंबई में होती है, चेन्नई में होती है, दिल्ली में होती है या कोलकाता में होती है? तो बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी कि चेन्नई में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा चेन्नई में होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीयों को वर्मा यानी म्यांमार किस नाम से ज्ञात था? स्वर्ण भूमि, ठीक है, स्वर्ण द्वीप, यवद्वीप और मलयालम डम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, यानी स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि म्यांमार जो है वो मरमा के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है दोस्तों, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अगला कहता है कि चीन का शोक किसे कहता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेके आया गया है। कह रहा है कि चीन का जो शोक है वो किसको कहा जाता है? किसको कहता है? तो इसका राइट आंसर बता दें कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, ठीक है दोस्तों, यानी कि हुआंगो को चीन का शोक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चाय की खेती निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? बृहत कृषि का है, संगणन कृषि का है, जीविकापार्जन कृषि का है या रोपण कृषि का है? तो चाय की जो खेती की जाती है वो क्या चीज़ से की जाती है? तो रोपण से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, ठीक है, रोपण कृषि के द्वारा क्या किया जाता है? चाय की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थलों को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनेफ कहते हैं, कुटूर रेखा कहते हैं या आइसोबार कहते हैं या आइसोहेल कहते हैं? तो ये बता दें कि इसका जो रेखा होता है वो कुटूर रेखा होता है। कौन सा होता है? कुटूर रेखा को ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस महासागर में द्वीप की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर? तो बता दें कि सबसे ज़्यादा हमारा महासागर द्वीपों की संख्या जो है वो किस में है? तो प्रशांत महासागर। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी हम बता दें कि लूनी नदी जो है इसका एक प्राचीनतम नाम, इसका क्या चीज़?
प्राचीनतम नाम लूनी नदी का प्राचीन नाम जो है वह क्या नाम है? तो लवणवती के नाम से जाना जाता है। क्या, किसके नाम से? लवणवती था। ठीक है, इसका प्राचीनतम नाम क्या था? लवणवती था। और यह जो भारत के राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, ठीक है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान और गुजरात में क्या होता है? बहने वाली एक मात्र नदी है। ठीक है, मात्र एक क्या है? नदी है। तो ये राजस्थान और गुजरात में बहने वाली एक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समद्विरात्रि कब होती है? समद्विरात्रि यानी कि दिन और रात कब बराबर होती है? दिन और रात 21 जून को, 22 सितंबर को, 21 मार्च से 22 सितंबर को, या 21 जून से 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यानी कि ये जो दिन और जो रात होता है, ये बता दे कि 21 मार्च से 22 सितंबर तक होता है। यानी कि ऐसे तो ये 21 और 22 सितंबर को ही क्या मनाता है? यानी कि दिन और रात बराबर होता है, इसीलिए इसको समद्विरात्रि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? हाँ, तो इसका राइट आंसर बता दे कि दक्षिणी जो अमेरिका के वृक्ष जो है वो क्या कहलाते हैं? तो पंपास के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यानी कि पंपास को हम लोग पम्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पम्मा के नाम से भी इसको जानते हैं। और पंपास में बता दें कि यह कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये बता दें कि इसका जो पूरा फैला हुआ क्षेत्र है ये कितना है? 7,50,000 वर्ग किलोमीटर की दूरी में यह फैला हुआ है। और इसका अगर हम वर्ग मील बता दें तो पूरे वर्ग मील कितना है? 2,89577 वर्ग मील है। ठीक है, इतना वर्ग मील तक ये क्या हुआ है? इसका पूरा क्षेत्र फैला हुआ है पंपास का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। यानी कि मिट्टी का जो वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? विश्व रचना विज्ञान, भौतिक भूगोल, मृत्तिका विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि इसमें ऑप्शन एक ही दिख रहा है, वो मृत्तिका यानी कि मिट्टी से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो बता दें कि गोबी रेगिस्तान मंगोलिया को कहा जाता है, मंगोलिया में होता है। ये मंगोलिया के साथ साथ चीन में भी होता है। चीन और मंगोलिया को ही क्या कहता है? यानी कि गोबी का रेगिस्तान कहता है। यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री पारा क्या होती है? नीचे की ओर चली जाती है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोबी रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे? तो मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में किस संगठन का सदस्य नहीं है? G15 का है, या आसियान का है, या यूएनओ का है, या राष्ट्रमंडल का है? तो इसका राइट आंसर होगा आसियान जो है उसमें अभी इसका सदस्य नहीं बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब आगे की तरफ क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारत का संविधान का सभा का प्रथम अधिवेशन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और बता दें कि उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे, हमारे अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष यानी कि अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, उस टाइम वो क्या थे, तो एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। यह कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में निम्नलिखित को भारत के राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो बता दें कि भारतीय संविधान यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो किस में यानी कि आर्टिकल्स 343 में लिया गया, जो है कि उसमें एक हमारा क्या है, जो हिंदी का जो राजकीय भाषा जो है हमारा देवनागरी लिपि को क्या किया गया, ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, यानी किस में है, भारत संविधान के उद्देशिका में या राजनीति के निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्यों में या नवी सूची में। तो इसका राइट आंसर बता दे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी इज द करेक्ट। हमने बताया था इस पहले ही कि जाहिर सी बात है ऑप्शन में जो भी आपको अगर बड़ा दिखाई दे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूची को मिलाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अनुच्छेद किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद है। और वित्त आयोग जो है हमारा, वित्त आयोग किस में हो जाएगा, तो वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 में हो जाएगा। उसके बाद से प्रशासनिक अधिकार जो है वह किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 323 में हो जाएगा। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग जो हो जाएगा वो हमारा 315 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश की नागरिक हो। तो पूछा जा रहा है कि आवश्यकता नहीं है, यानी कि आवश्यकता नहीं है कि पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो पढ़े लिखा नहीं हो तब भी चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वसम्मति से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी या ज्ञानी सैल सिंह। ठीक है, तो इसमें सर्वसम्मति के निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन थे उस समय हमारे एन संजीव रेड्डी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांसद विधानसभा के किस सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त नहीं समझी जा सकती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बता दें कि ये अगर यह 60 दिनों तक के अंदर अगर यह सूचित नहीं करते हैं तो उनको इस पद से इस्तीफा मतलब हटा दिया जाता है और उनके जगह पे दूसरे किसी को बैठाया जाता है। तो 60 दिनों के अंदर में उनको सूचना देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे सामने 87 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोगों ने पिछले 53 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 53 के बाद से हम लोगों ने 87 क्वेश्चन को कवर किया। ये कैसा वीडियो लगा, ये कैसा क्वेश्चन लगा, आप हमें ज़रूर एक कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियो चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हमें मोटिवेशनल नहीं मिल पाता, इसलिए आप हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।